हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनविंसिबल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स एंड योर करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कॉन्सेप्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पार्टिसिपेटरी नोट्स हम देख चुके हैं, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट सिंपली ऑफशोर आउटसाइड इंडिया, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड इंडिया यूटिलाइज टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर किसी फॉरेनर्स को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है इंडिविजुअल को, तो पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। नाउ सो दीज आर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। इम्पोर्टेंस क्या है पार्टिसिपेटरी नोट्स का? ये की फीचर्स है एनोनिमिटी, दे आर एनोनिमस, मीन्स जो इसमें इन्वेस्ट करता है उसको स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया का, उसमें रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। वो पार्टिसिपेटरी नोट्स को परचेस करेगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा, और जो एंटिटी, जो भी एजेंसी पार्टिसिपेटरी नोट्स को इशू कर रही है, वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराती है, ना कि इन्वेस्टर्स को। इसका इसलिए ये की फीचर्स है एनोनिमस इंडियन स्टॉक मार्केट। तो होता क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, देयर नो KYC डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिसिपेटरी इन्वेस्टर्स। अब इस पॉइंट को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में यूपीएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। देयर इज़ अ नो KYC डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिसिपेटरी नोट्स, और नो वन कैन इन्वेस्ट थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स विदाउट KYC। तो इस तरीके से स्टेटमेंट यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, आपको करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बताना पड़ेगा। देन पार्टिसिपेटरी नोट्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटरी नोट्स को परचेज करता है किसी फॉरेन बैंक से, या फिर ब्रोकर्स से, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन से, जो उनके बिहाफ में, इन्वेस्टर के बिहाफ में इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ देयर आर सम रिकमेंडेशन टू बैन पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये हमें और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेंगे। तो क्यों इसको बैन करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर कई कमेटी ने इसको रिकमेंड किया है? बिकॉज इट इज़ अ इलीगल क्रिमिनल वेल्थ इज़ कन्वर्टेड टू वाइट मनी थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इक्विटीज़। आसानी से कोई भी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर सकता है पार्टिसिपेटरी नोट्स में इन्वेस्ट करने से। कैसे, आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा कहाँ से आया, ये स्टॉक सेबी को नहीं पता चलने वाला। इंडिया में इन्वेस्ट हुआ है पैसा, लेकिन ये पैसा आया कहाँ से किसी को नहीं पता चलने वाला, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन बैंक अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, ना कि इन्वेस्टर्स। सो एक ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है। सेकंड इज, बिसाइड्स पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स एंड बिजनेसमैन, टेरर फाइनेंसर्स आर फियर टू यूज़ पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो पॉलिटिशियंस के अलावा ब्यूरोक्रेट्स भी, बिजनेसमैन भी, और टेरर फाइनेंसर्स भी इसका यूज़ करते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो है, वहाँ पर भी हवाला का पैसा यूज़ होता है। इसलिए पार्टिसिपेटरी नोट्स को बैन करने के लिए कई कमेटी रिकमेंड कर चुकी हैं। इसको डिटेल में अगर हम जानें किसके, सबसे पहले अगर हम एडवांटेज देखें, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट्स। सबसे पहला एडवांटेज है एनोनिमिटी, मीन्स इन्वेस्टर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद द सेबी। आपको सेबी के साथ में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, कि कौन इंडिविजुअल के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, यदि आप पार्टिसिपेटरी नोट्स का यूज़ करते हो। सेकंड क्या है, टैक्स सेविंग। अब टैक्स सेविंग क्या होता है, कुछ कंट्री स्पेसिफिक हैं, जैसे टैक्स हेवन्स जिसे हम बोलते हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज़ क्या करती हैं, अगर उनके देश से, अगर हमने पार्टिसिपेटरी नोट्स को परचेज़ किया है, उनके देश में जो इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू अगर पार्टिसिपेटरी नोट्स से दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे टैक्स एग्जम्पशंस मिलते हैं, वहाँ पे टैक्स बहुत कम है या जीरो है। सो टैक्स सेविंग एक फ़ायदा है पार्टिसिपेटरी नोट्स को बढ़ावा देने के लिए, कई देश बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट इज़ ईज़ ऑफ ट्रेडिंग, आसानी से पार्टिसिपेटरी नोट्स को ट्रेड किया जा सकता है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स अमाउंट ऑफ
मनी से आपने पार्टिसिपेटरी नोट ख़रीदा है और ये पैसा आपने एंटिटी को दे दिया, ये पार्टिसिपेटरी नोट आपको मिल गया। अब ये पार्टिसिपेटरी नोट्स आप कभी भी किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, उससे वापस पैसे ले सकते हो। तो दे आर ट्रांसफरेबल, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो ये एनोनिमस हैं, टैक्स सेविंग है, यूज़ ऑफ ट्रेडिंग इनके साथ में आती है। ये तो हो गया एडवांटेज। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो हमने देख लिया है कि अनअकाउंटेबल इलीगल मनी को बढ़ावा देता है। इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हवाला का पैसा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? एनोनिमिटी है, एनोनिमस है, कहाँ से पैसा आ रहा किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पार्टिसिपेटरी नोट्स में इन्वेस्ट करने वाले लोग ज़रूरी नहीं है वो सेबी से रजिस्टर्ड हों, और कतई ज़रूरी नहीं है उनको सिर्फ अपनी किसी भी एक एंटिटी से, एजेंसी से, बैंक से पार्टिसिपेटरी नोट्स में इन्वेस्ट करना है, उसको परचेज़ करना है, और वो बैंक सेबी के साथ में रजिस्टर होगा, ना कि इन्वेस्टर्स। तो हवाला का पैसा, इलीगल मनी, डिसएडवांटेजेस, एंड आल्सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स ग्रुप इसका यूज़ भी करते हैं। बिगेस्ट डिसएडवांटेज इसका यही है। तो ये हमने यहाँ पर पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज जो हमें पढ़ना है वो है करंट अकाउंट डिफिसिट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर में हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा था। अब वही करंट अकाउंट डिफिसिट के बारे में हमें पढ़ना है, जिसको हम ट्रेड डिफिसिट के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपली होता क्या है, व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज़ हायर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपली अगर हमारे देश में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा तो हमारा करंट अकाउंट कैसा होगा? डिफिसिट में होगा, कमी होगी, लॉस होगा। तो डिफिसिट का सिंपली मतलब क्या होता है? जैसे बजट डिफिसिट, आप बजट वाले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे कि बजट डिफिसिट है तो मतलब क्या है, हमने पैसे खर्च ज़्यादा कर दिए अपनी इनकम से। सो दिस इज़ लॉस और द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी, दैट इज़ नोन एज डिफिसिट सिंपली। नेक्स्ट, अब इफ़ेक्ट ऑफ करंट अकाउंट डिफिसिट और इकोनॉमी का रिलेशन क्या है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अकाउंट डिफिसिट अगर है तो इकोनॉमी पे उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले समझो, करंट अकाउंट डिफिसिट हमने समझ लिया कि अगर इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा हो रहा, हमारे देश में इम्पोर्ट मतलब बाहर से सामान हम ज़्यादा ले रहे हैं, बाहर से सर्विसेज हमने ज़्यादा ली और देश का पैसा कहाँ जा रहा है फिर? विदेशों में। डेट इज़ करंट अकाउंट डिफिसिट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, जो कमी है, तो हमें पैसे ज़्यादा देने हैं। अगर वो बोरोइंग के थ्रू हम पैसा दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लोग बाहर से पैसा ले रहे हैं, तो वो लंबे समय के लिए अनसस्टेनेबल होगा। डेट इज़ नॉट फीजिबल और अनसस्टेनेबल इन अ लॉन्ग रन। तो ऐसा करना सही नहीं होगा, लंबे समय में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, इफ़ इट इज़ फाइनेंस्ड थ्रू द फॉरेन कैपिटल फ्लोज। अगर हमने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ले लिया, अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है विदेशों से देश में और इंपोर्ट भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तब क्या हो सकता है, डोमेस्टिक इकॉनमी एक लंबे समय एक रिस्क पे हो सकती है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रहा लेकिन इंपोर्ट बढ़ रहा। इंपोर्ट बढ़ रहा का मतलब क्या, बाहर से सामान हम ले रहे। अब जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक डिमांड है, वो बाहर की है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन का कंजप्शन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बहुत अच्छा नहीं मिलेगा और ये जब कभी भी छोड़कर जा सकते हैं तो सडन विड्रॉवल होगा इन्वेस्टमेंट का, जिससे हमें इकोनॉमी में डिसरप्शन फेस करने पड़ सकते हैं। हाई करंट अकाउंट डिफिसिट also may indicates or implies that low confidence in the foreign investors. अगेन सेम रीज़न है, अगर करंट अकाउंट डिफिसिट बहुत ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट करने वाले में कॉन्फिडेंस कम ही होगा, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कम है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट मतलब क्या हो रहा, हमेशा मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज़, आप याद रखो, इंपोर्ट्स ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। तो डोमेस्टिक डिमांड फुलफ़िल हो रही है बाहर के सामानों से, बाहर की सर्विसेज से, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका क्या होगा, लो रहेगा। इसलिए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से बचेंगे, सिंपल है। बट ये ऐसा हमेशा ज़रूरी
सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। करंट अकाउंट डिफिसिट नॉट नेसेसरली हार्मफुल, हमेशा हार्मफुल हो करंट अकाउंट डिफिसिट ज़रूरी नहीं है। हार्मफुल हो क्यों ज़रूरी नहीं है? बिकॉज इफ़ एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर सेविंग, इट आल्सो इंडिकेट कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा, सेविंग्स कम है हमारी। इट आल्सो पॉइंट हाईली प्रोडक्टिव ग्रोइंग इकोनॉमी। अब हाईली प्रोडक्टिव ग्रोइंग इकोनॉमी से क्या लेना देना है? बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड विद इन द इकोनॉमी। ये भी तो हो सकता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो करंट हमारा प्रोडक्शन है वो तो हो ही रहा है देश के अंदर, लेकिन हमें बाहर से भी सामान लाने की ज़रूरत पड़ रही है इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ये प्रोडक्शन ये भी इंडिकेट करता है। डेट्स वाई करंट अकाउंट डिफिसिट नॉट नेसेसरली हार्मफुल ऑलवेज, सिंपल। देन करंट अकाउंट डिफिसिट आल्सो रिफ्लेक्ट, एक और कंडीशन क्या है? इफ़ करंट अकाउंट डिफिसिट रिफ्लेक्ट, यदि करंट अकाउंट डिफिसिट हमें ये बताता है, क्या बताता है कि इकोनॉमी में सेविंग रेट है वो कम है इन्वेस्टमेंट से, डेट कुड बी द रीज़न बाय ऑफ रैकलेस फिस्कल पॉलिसी। इसका कारण ये भी हो सकता है कि फिस्कल पॉलिसी रैकलेस है। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है इसको समझें। फिस्कल पॉलिसी सिंपली क्या होता है? गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन पॉलिसी होती है। तो जब गवर्नमेंट बजट लाती है, उस गवर्नमेंट बजट में डिसाइड करता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, दैट इज़ नॉट गुड बजट। सेम फिस्कल पॉलिसी क्या है? एक्सपेंडिचर कहाँ करने वाली है सरकार और टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर सही जगह नहीं किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर टैक्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, तो प्रोडक्टिविटी जो है इकोनॉमी की वो कम होती चली जाएगी इन लॉन्ग रन। डेट्स वाई करंट अकाउंट डिफिसिट यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, असेट्स क्रिएशन कम होगा इकोनॉमी में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो लोगों की डिमांड तो बढ़नी ही है और लोगों के पास में पैसा आएगा। अब वो डिमांड जो बढ़ी है वो विद इन द इकोनॉमी से फुलफ़िल नहीं की जा सकती है, तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। डेट्स वाई करंट अकाउंट डिफिसिट के रीज़न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि रीज़न बिहाइंड करंट अकाउंट डिफिसिट डिसाइड द फेट। सब कुछ क्या डिपेंड करेगा? करंट अकाउंट डिफिसिट का रीज़न क्या है। अगर करंट अकाउंट डिफिसिट का रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा हमने जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से, तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। बट अगर करंट अकाउंट डिफिसिट हाईली प्रोडक्टिव ग्रोइंग इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर फिस्कल पॉलिसी से करंट अकाउंट डिफिसिट हो रहा है, फिस्कल पॉलिसी मतलब सही नहीं है, तब ये नेगेटिव होगा। तो करंट अकाउंट डिफिसिट का रीज़न जानना ज़रूरी है और किन पैरामीटर्स से हो रहा है, किन फैक्टर्स की वजह से करंट अकाउंट डिफिसिट हो रहा है और उसके डाटा क्या है, तभी हम उसको एक इन डेप्थ एनालिसिस कर पाएंगे कि वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके हमें केसेस लिखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। व्हाट इज़ करेंसी कन्वर्टिबिलिटी? अब करेंसी कन्वर्टिबिलिटी सिंपल है, कितनी आसानी से हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकें। फिर से सुनो आप, कितनी आसानी से हम एक डोमेस्टिक करेंसी को या फॉरेन करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपी है और डॉलर फॉरेन करेंसी हो गई, तो डॉलर को हम कितनी आसानी से इंडियन रुपी में बदलेंगे, इंडियन रुपी को वापस यूरोप में बदलेंगे, यूरो में बदलेंगे और वापस से इसको डॉलर में चेंज किया जा सकता है। दैट फ्रीडम टू कन्वर्ट वन करेंसी टू अनदर फॉर्म ऑफ द करेंसी इज़ नोन एज करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है? अगर यूएस से किसी इन्वेस्टर ने हमारे इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो वो डॉलर देगा, लेकिन डॉलर तो चलेंगे नहीं हमारे मार्केट में। हमें क्या चाहिए? हमें रुपी चाहिए। हमने इसको रुपी में कन्वर्ट कर लिया, तो उसने इन्वेस्ट किया, हमें रुपी मिले, उसने डॉलर दिए थे। नाउ जब इसको विड्रॉ करना है, इस इन्वेस्टर को वापस से चाहिए ये पैसे, तो अब ये रुपी तो लेके जाएगा नहीं यूएस में, अमेरिका में, यूएस में वापस से डॉलर इसको चाहिए। अब इसको डॉलर
चाहिए तो डॉलर में कन्वर्ट कराएगा। अब डॉलर कन्वर्ट कितनी आसानी से हो जाता है, उसको पैसे की ज़रूरत अगर 2 दिन के अंदर है, लेकिन अगर गवर्नमेंट बोलेगी, कंपनी बोलेगी कि हम कन्वर्ट करने में 1 महीने लगाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम से वो इन्वेस्ट नहीं करेगा इंडिया में। समझ में आ रही है बात? सेम तो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी एक फंडामेंटल पैरामीटर है और बेसिक रूल्स और बेसिक प्रिंसिपल्स है, बहुत ही नेसेसरी पैरामीटर्स है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी किसी भी मार्केट को ग्रोथ करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, कन्वर्टिबिलिटी कितने प्रकार की? जितने प्रकार के अकाउंट। फर्स्ट है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अब करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मतलब क्या है? कन्वर्टिबिलिटी फॉर द ट्रांजैक्शंस विच आर इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट। जो भी ट्रांजैक्शन हमने करंट अकाउंट में इन्वॉल्व किए थे, क्या क्या थे वो करंट अकाउंट में? जैसे इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया गुड्स का, सर्विसेज का, और सारी चीज़ें हैं। उन ट्रांजैक्शन के लिए कितनी आसानी से एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको हम बोलेंगे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। सो दैट इज़ फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉर ऑल purposes other than capital purpose to investments and loan। तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है? कितनी आसानी से इनफ्लो होगा पैसा, आउटफ्लो होगा पैसा, सारे के सारे ट्रांजैक्शन के लिए, सारे के सारे पर्पसेस के लिए। बस किसके लिए नहीं होना चाहिए? कैपिटल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। तो इस ट्रांजैक्शन को, इस कन्वर्टिबिलिटी को क्या बोलेंगे हम? करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। सिंपल है। इंडिया करंट अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी कितना अलाउ करता है? फुल्ली कन्वर्टेबल है, बिकॉज इट वाज अ प्री कंडीशन ऑफ IMF ऑफ ड्यूरिंग द 1990s रिफॉर्म। ये भी याद रखने की ज़रूरत है आपको। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, इंडिया फेस किया, तब उसके बाद में IMF ने कंडीशन रखी थी लोन देने के लिए, असिस्टेंट प्रोवाइड कराने के लिए, कि आपको ये चेंज करने पड़ेंगे। उसमें से एक चेंज था करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को फुल्ली कन्वर्टेबल बनाना पड़ेगा। फुल्ली मतलब 100% ऑफ अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड ईजीली विद इन द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये हो गया हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए 100% कन्वर्टिबिलिटी प्रोवाइड कराता है इंडिया। तो जितने भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होंगे तो किसी भी करेंसी में आप कर सकते हो, और कभी भी उस करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट इज़ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है? अभी कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन जितने भी हैं उनको कन्वर्ट करना है। फ्रीडम टू कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल असेट, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की बात हो रही है। कैपिटल मतलब क्या हो गया? असेट्स, यूजफुल रिसोर्सेज। सो जितने भी लोकल फाइनेंशियल असेट्स हैं उसको हम कितनी आसानी से फॉरेन फाइनेंशियल असेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को किस चीज़ से डिनोट करेंगे हम? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। मार्केट डिटरमाइंड रेट्स। फॉर एग्जांपल किसी US कंपनी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए $100 बिलियन इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किए, तो डॉलर पैसा हमारे आएगा। अब इस डॉलर से हमें क्या करना? डॉलर तो मार्केट में चलना नहीं है, हमें चाहिए रुपी। तो ये डॉलर रुपी में वापस करना, और फिर वापस मान लीजिए 2 महीने बाद US कंपनी को लगा मुझे अपना पैसा विड्रॉ करना है इन्वेस्टमेंट से, तो ये रुपी वापस से डॉलर कन्वर्ट करना है। इसीलिए हमें से क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, बिकॉज FDI इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इंडिया में क्या केस है? कैपिटल अकाउंट के रिलेशन में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। क्या है? पार्शियल। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पार्शियल है, एक लिमिट तक ही कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से, बाकी लिमिट कन्वर्ट करने के लिए टाइम लगेगा, फेज मैनर में कन्वर्ट किया जा सकेगा। सो फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वाज रिकमेंडेड बाय इंडियन कॉरपोरेशंस, ऑटोमेटिक रूट से दिया गया है इंडिया में। फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है अप टू $500 मिलियन
ओवरसीज़ वेंचर्स। ये लिमिट आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी यहाँ से प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि देयर इज़ 100% कन्वर्टिबिलिटी इन कैपिटल अकाउंट, नो इट इज़ अ पार्शियल कन्वर्टेबल, सबसे पहले। सेकंड केस क्या हो सकता है, फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अप टू 100 मिलियन पूछ सकता है, फिगर में चेंज करके क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी तो गलत हो जाएगा। ये अप टू मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है 500 मिलियन ओवरसीज़ वेंचर्स का। यहाँ तक की लिमिट का आपको फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करा दिया जाएगा। अगर आपको तुरंत के तुरंत ये $500 मिलियन को 500 मिलियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, रुपी में कन्वर्ट करना है इन डॉलर को, तो कर दिया जाएगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, इंडियन कॉरपोरेशन होना चाहिए, इंडियन कॉरपोरेशन और ऑटोमेटिक रूट का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ऑटोमेटिक रूट का ट्रांजैक्शन कौन सा था, हमने देखा है वो लास्ट वीडियो में, जहाँ पे हमें नो प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड, उसे ऑटोमेटिक रूट से हम बोलते हैं। समझ में आ गया। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से क्या याद रखेंगे, इंडिया में क्या 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, नो, देयर इज़ नो 100% कन्वर्टिबिलिटी विद इन इंडिया फॉर द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, दैट इज़ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। सेकंड केस क्या है, अप टू द लिमिट 100% कन्वर्टिबिलिटी कहाँ पर है, अप टू द लिमिट ऑफ $500 मिलियन। वो भी उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, इंडियन कॉरपोरेशन होना चाहिए, फॉरेन कंपनी नहीं होगी, इंडियन कॉरपोरेशन होना चाहिए, ऑटोमेटिक रूट होना चाहिए। ये दो कंडीशन याद रख लीजिए। और तीसरी कंडीशन ये है अप टू $500 मिलियन की। यूपीएससी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, अभी आप बोलेंगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्यों नहीं है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हमने दे दी है। तो थोड़ा सोचो, अगर ये $100 बिलियन है और सिंपली $1 बिलियन भी अगर आप देखें, बहुत बड़ी अमाउंट होता है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कैपिटल अकाउंट में हमने कन्वर्टिबिलिटी 100% दे दिया, इसका मतलब होता है कोई भी इन्वेस्टर सो के उठा और उसको घबराहट हुई, डर लगा, कभी भी किसी को डर लग सकता है कि मार्केट कोलैप्स कर जाएगा या फिर उसको लॉस होने वाला है, तो वो अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना चाहेगा। अब वो विड्रॉ करेगा तो अगर $100 बिलियन एक दिन में विड्रॉ होगा मार्केट से, तो इंडियन रुपी की तो धज्जियाँ उड़ने वाली हैं, इंडियन मार्केट कोलैप्स कर सकता है। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिटिवनेस को फेयर रखने के लिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को 100% नहीं किया गया है, मैक्सिमम अनलिमिटेड, मैक्सिमम लिमिट है $500 मिलियन। दो कंडीशन हमारे सामने हैं। अब इसको रिफॉर्म करने के लिए कुछ कमेटी बनाई गई हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, किस तरीके से हम इसको मैक्सिमम करें, कैपिटल और कन्वर्टिबिलिटी को इंक्रीज़ किस तरीके से करें। तो एक उसमें से एक कमेटी है तारापुर कमेटी। तारापुर कमेटी 2006 की है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को रिव्यू करने के लिए बनी थी। दैट वाज सेकंड कमेटी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तारापुर कमेटी ने बनी थी। इन्होंने बोला क्या, सिंपल अगर मैं कंक्लूजन इनका ये है, फुलर कन्वर्टिबिलिटी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड विद फेज्ड मैनर टू अट्रैक्ट द ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने बोला था कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को भी 100% करने की ज़रूरत है धीरे धीरे, ताकि हम बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्ट कर सकें। अगर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन की बात करें तो सबसे पहला रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था 3 फेज़ में हमें 100% कन्वर्टिबिलिटी के लिए जाना चाहिए ओवर दी 5 ईयर्स। मतलब 2006 में कमेटी बनी है, रिपोर्ट इनकी 2007-8 में आ गई होगी या 10 तक भी आई होगी। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स 2010-2015 के आसपास 3 फेजेस में 100% कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा, इन्होंने रिकमेंड किया बैन पार्टिसिपेटरी नोट्स। हम जो पढ़ रहे थे पार्टिसिपेटरी नोट्स में प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसको बैन करना क्यों है, इलीगल हवाला वगैरह ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देयर शुड बी ईज इन द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूट्स। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स रूट्स हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स रूट क्या है, FDI,
FII हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, उनको आसान करना चाहिए ताकि पार्टिसिपेटरी नोट्स की ज़रूरत ना पड़े और हवाला का रास्ता कम हो। थर्ड रिकमेंडेशन था फॉरेन इन्वेस्टर्स शुड ब्रॉट एट पार विद द नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मीन्स NRI इन्वेस्टर्स जो हैं, जो ऐसे भारतीय हैं जो भारत में नहीं रहते, उनके इक्वल फुटिंग पे लाना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को। इससे होगा क्या, आप बोलेंगे बहुत सारी फैसिलिटी हैं, बहुत सारी एरिया हैं, फील्ड है जहाँ पर फॉरेनर्स आसानी से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उनके डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस लंबी है। इस तरीके से अगर रिफॉर्म हुआ कि NRI के लेवल पे उनको ला दिया जाएगा तो उनको इन्वेस्टमेंट करना आसान होगा और इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। फोर्थ, there should be ease in the restrictions on overseas borrowing by Indian firms and bank। तो इंडियन बैंक और फर्म्स जो हैं अगर बाहर विदेश से लोन लेना चाह रहे हैं, कर्ज लेना चाह रहे हैं, तो आसानी से उन्हें मिल जाना चाहिए, आसानी से अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन आसान होने चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस जो उन पर लगाई गई हैं उनको नॉर्मल करने की ज़रूरत है, नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, मिनिमम करने की ज़रूरत है। और सेकंड साथ में उन्होंने कहा था देयर शुड बी इंक्रीज़ इन द लिमिट ऑफ रेमिटांसेस बाय द इंडिविजुअल। अब रेमिटांसेस क्या होता है, फॉरेन इनकम भारत में जो वापस भेजते हैं, जो NRI हैं, जो बाहर रह रहे हैं इंडियंस, वो अपने घर पे अपनी इनकम का कुछ हिस्सा घर वालों को देते हैं, उसी को रेमिटेंस बोलते हैं। तो इन्होंने कहा था देयर शुड बी इंक्रीज़ इन द लिमिट ऑफ द रेमिटेंसेस बाय द इंडिविजुअल्स, और ऐसा हो भी रहा है। आपने अगर देखा होगा करंट अफेयर में था, लगभग 1 साल पहले, 6 महीने पहले RBI ने इंक्रीज़ की थी। धीरे धीरे फेज मैनर में इंक्रीज़ करते रहते हैं। बट उन्होंने कहा बिफोर मेकिंग रुपी फुल्ली ट्रेडेबल, फाइनेंशियल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस मस्ट बी इन ऑर्डर। हम फुल कन्वर्टिबिलिटी की ओर जाएं, उससे पहले हमें अपने बैंकिंग सिस्टम को रोबस्ट करने की ज़रूरत है और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को रोबस्ट करने की ज़रूरत है। रोबस्ट करने का मतलब क्या होगा, बैंकिंग सिस्टम में फेयरनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ताकि कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग ना कर सके और भी रेगुलेशंस को कोई वायलेशन ना कर सके। तब जाके हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर 100% ला सकते हैं। और देयर शुड बी कंट्रोल फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है। वही ऐसा ना हो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स फेवर करने के लिए फ्री में रेबड़ी बांटती रहे। एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता चला गया और फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला गया तो वो लंबे समय पर इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। इट आल्सो रिकमेंडेड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिकमेंड किया था। तो इसका नाम से क्या है, ऐसी कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाए, फ्रेम करे। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का काम है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, 2 मिनट सुन लीजिए जल्दी से। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर। तो ब्याज दर कौन डिसाइड करेगा, RBI गवर्नमेंट के साथ में मिलकर, मेनली RBI डिसाइड करेगा। इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में मनी की सप्लाई कितनी होगी, ये मॉनेटरी पॉलिसी से डिसाइड होता है। इंटरेस्ट रेट उसका एक टूल है। फिस्कल पॉलिसी क्या डिसाइड करता है कि सरकार को टैक्स कितना लेना है और अपने पैसे खर्च कहाँ करने हैं। ये 2 चीज़ें याद रखिए, वो फिस्कल पॉलिसी में आता है। तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी RBI डिसाइड करेगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए सिंपल समझ लीजिए, RBI एक्ट 1934 को 2016 में अमेंड करके इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सो इट बिकम्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड बाइंडिंग डिसीजन होते हैं इसके। इसमें बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट ऑफ द RBI। देन कंपोजिशन अगर देखें तो 6 मेंबर इसमें हैं, टोटल 6 लोग हैं। 3 गवर्नमेंट के होंगे, 3 RBI के होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके डिटेल में हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे जहाँ पर हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज़ PYQ। अगर हम देखें, अब मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितने भी वीडियो होंगे मैं बनाऊँ, उन सभी में
PYQ को इंक्लूड किया है ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को समझ लें और रिवीजन भी आसानी से और हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करें, हम अपनी लाइन से ना भटकें। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन से ऑप्शंस FDI का पार्ट होगा। अब थोड़ा सोचिए, FDI कहाँ पढ़ा हमने, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में पढ़ा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कोई भी विदेशी कंपनी, विदेशी बैंक, विदेशी इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करे विदाउट स्टॉक एक्सचेंज। ये डेफिनेशन याद रखनी है। इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्वेश्चन पेपर भी, टेस्ट सीरीज भी जब सॉल्व करें, तो डेफिनेशन अपने माइंड में पहले लाना है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं आना चाहिए पैसा, कैपिटल अकाउंट पर हमने पढ़ा है। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन अगर क्लियर कर लें, थोड़े पॉइंट आपके आए नोट्स से, धीरे धीरे आने लगेंगे, तब जाके आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फर्स्ट इज़ सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। अगर मान लीजिए एप्पल, अगर एप्पल ने अपना स्टोर इंडिया में खोला, तो डेट वुड बी FDI और नॉट। मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज, जैसे मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स खरीद लिए हैं इंडियन कंपनी के। मान लीजिए टाटा है, रिलायंस है, और भी कई इंडियन कंपनी हैं। अगर उसको एक्वायर कर लिया किसी विदेशी कंपनी ने, तो क्या वो FDI का पार्ट होगा। थर्ड ऑप्शन है कंपनी एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनी। ऐसी कंपनी इंडियन कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ, कंपनी एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनी से इन्वेस्टमेंट आता है, फाइनेंस उनके पास में आता है, तो क्या वो FDI का पार्ट होगा या नहीं होगा। फोर्थ है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, याद रखो थोड़ा सा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का कहाँ पढ़ा हमने, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में वहाँ पर पढ़ा है जहाँ पर हमने इसके बारे में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FDI का पार्ट नहीं होगा, इतना आपको याद रखना ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करिए, सोचिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर होना चाहिए, फर्स्ट सही है इसका, सेकंड सही है इसका, थर्ड सही है इसका, बट फोर्थ इसका सही नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए D। क्यों, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पार्ट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें जल्दी से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द गवर्नमेंट कैन टेक। 2011 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डिफिसिट। अब करंट अकाउंट डिफिसिट को कम करना है। करंट अकाउंट डिफिसिट कम कैसे होगा, जब इम्पोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। डीवैल्यूइंग दी डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यू कर दो। तो डीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, इंडियन रुपी और गिर गया, जैसे कि अभी $1 इज इक्वल टू 80 रुपी है, तो $1 इज इक्वल टू 88 रुपी, 90 रुपी कुछ हो जाएगा। तो इससे क्या होने वाला है, जिनके अगर फॉरेनर्स के पास में डॉलर हैं, तो वो क्या कर रहे थे, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज को ले रहे थे, तो अब उनके पास में क्या होगा, वही डॉलर है, लेकिन उनके पास इंडियन रुपी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो पहला सही होना चाहिए था, सही होना चाहिए। रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी में हमने कमाई कम कर दिया, तो जो एक्सपोर्ट कर रही हैं कंपनियाँ वो डिस्करेज होंगी, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट सब्सिडी कम की, तो मतलब फ़ीस ज़्यादा लगेगी, तो कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है वो डिस्करेज होगी, इनकरेज होगी। Adopting suitable policy when which attract the greater FDI, more fund from FII, which are greater FDI and more fund बनता है। तो ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दें। तो करंट अकाउंट डिफिसिट हमें कम करना, तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन तो गलत होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस आर करेक्ट। अब 2 को अगर हम यहाँ से क्रॉस करें तो कौन से बचेंगे, C और D। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इसका D, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का कौन सा पार्ट है, कौन कौन से चीज़ें करंट अकाउंट में आती हैं। ये क्वेश्चन बार बार
यूपीएससी का फेवरेट है, ये पूछती है, याद रखिए इसको करने के लिए। तो जल्दी पढ़िए, 2014 का क्वेश्चन है। करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या करते हैं हम? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का डिफरेंस देखते हैं। फॉरेन असेट्स, असेट्स की बात आ रही है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये बताना है। तो याद करो थोड़ा सा, करंट अकाउंट में क्या देखते हैं? सिंगल टाइम ट्रांजैक्शन एंड वन वे ट्रांजैक्शन, ठीक है, सिंगल टाइम वन वे ट्रांजैक्शन है। और कैपिटल अकाउंट में क्या देखते हैं? फिजिकल फाइनेंशियल असेट। तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, तो बी गया, डी गया, बचा क्या? 1 and 1 3 है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, इनविजिबल क्या होती है? इनविजिबल्स जहाँ पर फिजिकल मटेरियल एक्सचेंज ना हो। सर्विसेज की बात हो रही है, तो क्या करंट अकाउंट में सर्विसेज आती हैं? बिल्कुल आती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। ओके, इस तरीके से आप PYQ करिए। जिस टॉपिक को आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, उसमें PYQ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए आपको पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करिए। बाकी स्टडी मटेरियल, नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ऑल द बेस्ट।